सभी का स्वागत है। देखिए, मैं जानता हूं कि परीक्षा का समय कितनी टेंशन लेकर आता है, खासकर जब फार्माकोलॉजी की बात हो। दिमाग एकदम घूम जाता है ना। लेकिन बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आज का हमारा ये रैपिड फायर रिवीजन सेशन आपकी सारी टेंशन दूर करने वाला है। आज हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID के उन सभी हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपकी फार्मासिस्ट परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम बेसिक मैकेनिज्म, COX-1 और COX-2 में अंतर, रासायनिक वर्गीकरण, क्लिनिकल सुरक्षा को समझेंगे और फिर एक तेज क्विज और कुछ शानदार परीक्षा रणनीतियों के साथ इसे खत्म करेंगे। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। NSAID का मूल तंत्र देखते हैं कि ये दवाएं शरीर में जाकर आखिर करती क्या हैं। सबसे अहम बात, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे हम साइक्लोऑक्सीजनेज या शॉर्ट में कॉक्स कहते हैं। अब इसका काम क्या है? ये एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बदल देता है और यही वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो शरीर में सारी परेशानी यानी सूजन, दर्द और बुखार पैदा करते हैं। हमारी NSAID दवाएं सीधे इसी कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। एंजाइम ब्लॉक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनना भी बंद। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसे एकदम रट लीजिए। और यही वजह है कि आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं हमारी पहली पसंद होती हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही दर्द, बुखार और सूजन के असली विलेन हैं, तो उन्हें रोकते ही आपको एक साथ 3 फायदे मिलते हैं। आपको एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तीनों प्रभाव एक ही झटके में मिल जाते हैं। आइबुप्रोफेन इसका एक एकदम क्लासिक उदाहरण है। अब आते हैं भाग 2 पर, COX-1 बनाम COX-2। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज ये है कि ये दोनों कॉक्स एंजाइम बिल्कुल अलग काम करते हैं। देखिए, COX-1 हमारे पेट की परत यानी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को बचाता है। जब पुरानी दवाएं इसे ब्लॉक करती हैं तो पेट की वो सुरक्षा छिन जाती है और नतीजा पेट में भारी जलन और अल्सर। वहीं दूसरी तरफ COX-2 सिर्फ सूजन के समय एक्टिव होता है। तो लॉजिक क्या कहता है? अगर हम सिर्फ COX-2 को टारगेट करें तो सूजन भी कम होगी और पेट भी सुरक्षित रहेगा। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एस्पिरिन बिल्कुल अनोखी है। ये कॉक्स एंजाइम को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देती है, जिसे हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। यह आपके दिल का रक्षक है, यानी एक शानदार कार्डियो प्रोटेक्टिव है। लेकिन अगर किसी मरीज का पेट बहुत सेंसिटिव है तो हम सेलेकॉक्सीब देते हैं, क्योंकि ये एक चयनात्मक COX-2 अवरोधक है, इसलिए इससे पेट में जलन सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, रासायनिक वर्गीकरण और याद रखने की शानदार ट्रिक्स। मुझे पता है, इन दवाओं के रासायनिक नाम याद रखना सिरदर्द का काम है, पर घबराइए मत। यहाँ हमने दवाओं को उनके केमिकल डेरिवेटिव्स के हिसाब से बांटा है। बस ये याद रखिए, एस्पिरिन एक सैलिसिलेट है, इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन आते हैं प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप में, डाइक्लोफेनेक और इंडोमिथासिन एसिटिक एसिड हैं और पिरोक्सिकैम आता है ऑक्सीकैम ग्रुप में। एग्जाम के लिए इस लिस्ट का अपने दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हें तुरंत पहचानने की ट्रिक बताऊं? शब्दों के आखिरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। अगर दवा के आखिर में प्रोफेन लगा है तो वो सीधे प्रोपियोनिक एसिड है। अगर ऑक्सीकैम लगा है तो वो ऑक्सीकैम डेरिवेटिव है। बहुत आसान है ना? और हाँ, एक प्रैक्टिकल बात, डाइक्लोफेनाक अक्सर दर्द कम करने वाले जेल के रूप में मिलता है और ये एसिटिक एसिड परिवार से आता है। इसे रट लीजिए। अब आते हैं भाग 4 पर, क्लिनिकल परिदृश्य और प्रतिकूल प्रभाव। ये मरीज की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। ये वन लाइनर फैक्ट तो आपके लिए एक जैकपॉट है। कभी भी किसी भी हालत में वायरल इन्फेक्शन वाले बच्चों को एस्पिरिन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इससे रेस सिंड्रोम हो सकता है, जो सीधे लिवर और दिमाग को भारी नुकसान पहुंचाता है। इस पॉइंट को अभी के अभी अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। परीक्षा में हमेशा ऐसे क्लिनिकल सवालों पर नजर रखें जिनमें पेप्टिक अल्सर या किडनी का जिक्र हो। अगर मरीज को पहले से अल्सर है तो एस्पिरिन बिल्कुल नहीं देनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन दवाओं का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है गुर्दे की विफलता यानी रीनल फेलियर। इसलिए मरीजों की किडनी फंक्शन को मॉनिटर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए भाग 5, अब समय आ गया है एक रैपिड फायर एग्जाम क्विज का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। एकदम तैयार हो जाइए। पहला सवाल, एक्यूट गाउट यानी गठिया के हमलों और एंकिलोजिंग स्पैंडुलाइटिस के लिए हम आमतौर पर किस NSAID का इस्तेमाल करते हैं? हिंट दूं? ये एक एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। जल्दी सोचिए। अगर आपने इंडोमेथिसिन सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। गठिया जैसी भयंकर सूजन वाली बीमारियों के लिए ये एक बहुत ही दमदार दवा है। दूसरा सवाल, वो कौन सी दवा है जिसकी हाफ लाइफ सबसे लंबी होती है? चलिए एक और हिंट देता हूँ।
ऑक्सीकैम ग्रुप के बारे में सोचिए, क्या याद आया? सही जवाब है पिरोक्सिकैम। इसकी हाफ लाइफ इतनी लंबी होती है कि मरीजों को इसे बार बार खाने की झंझट नहीं होती। तीसरा और आखिरी सवाल, वो कौन सी दवा है जो सबसे तगड़ा दर्द निवारक है और जिसका इस्तेमाल अक्सर सर्जरी के ठीक बाद वाले दर्द के लिए किया जाता है? सोचिए सोचिए। और जवाब है कीटोरोलैक। सर्जरी के बाद के भयंकर दर्द को कम करने के लिए ये दवा किसी जादू से कम नहीं है। और अब हमारे आखिरी भाग 6 पर आते हैं, हाई यील्ड परीक्षा रणनीतियाँ। देखते हैं कि MCQ सवालों को कैसे स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, प्रोफेन जैसे सफिक्स देखकर तुरंत दवा की क्लास पहचानें। दूसरा, अल्सर या रेयस सिंड्रोम जैसी चीज़ों को स्कैन करें। और सबसे ज़रूरी तीसरा स्टेप, एलिमिनेशन तकनीक। अगर ऑप्शन में पेनिसिलिन दिया है तो भाई वो तो एंटीबायोटिक है, तुरंत उसे बाहर निकाल फेंकिए। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो क्या आप इन रैपिड फायर रणनीतियों का इस्तेमाल करके परीक्षा में टॉप करने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लेंगे। बस इस रिवीजन सेशन को एग्जाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर ये दवाएं सूजन और दर्द को इतनी खूबी से रोक सकती हैं, तो क्या भविष्य में हम कोई ऐसी दवा बना पाएंगे जो बिना किसी साइड इफेक्ट के बिल्कुल अचूक तरीके से सिर्फ दर्द को ही खत्म कर दे? सोचिएगा जरूर। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।